हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। और मैं फिर आ गया हूँ स्टूडेंट्स के मास्टर नोट्स लेकर एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख लीजिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। देखिए, हम डेफिनेशंस कर चुके हैं। लगभग 24 थिंकर्स की या जूरिस्ट की डेफिनेशन है, वो हमने डिटेल में पढ़ी है। सारा का सारा आपको चैनल में एक प्लेलिस्ट है जूरिस्प्रूडेंस, वहाँ पे सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। नेचर ऑफ लॉ हम कर चुके हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट में किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। राइट, तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी वीडियोस का। आज अपन करने वाले हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन। देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन कि आपको पता लगेगा कि ये जो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं न्याय शास्त्र की विचारधाराएं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस जो है इन स्कूल्स के ऊपर टिका है। एक बार अगर आप इनको गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने इसमें मास्टर टेबल्स भी दे रखे हैं, निमोनिक्स भी दे रखे हैं, ताकि आप इजीली ग्रास्प कर सकें कि कोर आइडिया क्या था, सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है उस चीज़ का, किस तरीके से मेमोरी ट्रिगर से आप एग्जाम में याद करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से स्कूल में हम कौन से थिंकर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आप देख रहे होंगे पीडीएफ पे, सारी की सारी हम कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन के बाद हमने नेचर किया था, नेचर ऑफ लॉ क्या है, डिफरेंट इंजुरिस की हमने उसमें फिलोसफी देखी थी रिगार्डिंग द लॉ और डेफिनेशन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ किया हमने। उसके बाद हम बढ़ गए सोर्स ऑफ लॉ की तरफ। राइट गए, सोर्स ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट में किया। और उसके बाद सोर्स ऑफ लॉ में जो सामान्य क्लासिफिकेशन दिया था, वो क्लासिफिकेशन क्या है। राइट, उसके बाद काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ लॉ हमने डिटेल में कर लिया है। तो आज आती है बारी इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि न्याय शास्त्र की जो विचारधाराएं हैं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा न्याय शास्त्र टिका हुआ है, तो हम उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द टर्म जूरिस्प्रूडेंस लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लॉ। तो जूरिस्प्रूडेंस का लिटरल मीनिंग होगा साइंस ऑफ लॉ। ओवर सेंचुरीज जूरिस्ट एंड द फिलोसफर हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, बहुत सारी शताब्दियों से बहुत सारे जूरिस्ट अपने अपने समय पर ये कोशिश कर रहे हैं जानने की व्हाट इज लॉ, विधि क्या है, वेयर डज लॉ कम फ्रॉम, लॉ कहाँ से आया और इसका पर्पज क्या है, मकसद क्या है, हाउ शुड इट बी अप्लाइड। तो ये तीनों क्वेश्चन से एक तरफ, और ये चौथा क्वेश्चन कि हाउ शुड इट बी अप्लाइड, कि ये लागू किस तरीके से होना चाहिए, एग्जीक्यूट किस तरीके से होना चाहिए, ये एक तरफ। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। देखिए, लिखा भी है, बिकॉज लॉ इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स बट लिविंग इंस्टीट्यूशन। लॉ को आप सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कंडक्ट या सेट ऑफ बाई लॉज या सेट ऑफ कोई भी ऑब्लिगेटरी एक्शंस जो आपको लेने हैं नहीं मान सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है। लिविंग इंस्टीट्यूशन मतलब जीवित संस्थान है लॉ अपने आप में, क्योंकि ये डायनामिक है, परिवर्तनशील है, अपडेट करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो रखा है बना हुआ, वही फॉलो हो रहा है, बाबा आदम के जमाने का है कुछ कानून ऐसे। लेकिन आजकल जो आप देख रहे हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं भारतीय संविधान को? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करता रहता है, उसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया गया है। So, different school of thought emerged to highlight different aspect of law. Each school reflect the intellectual climate of its time and the problem society was facing. देखिए, जुरिस्प्रूडेंस को आप एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरफ मत देखिए, बिल्कुल भी इसको एक यात्रा की तरफ देखिए, जर्नी की तरह देखिए कि कैसे लॉ ने एक जर्नी तय करी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच स्कूल रिफ्लेक्ट द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि जो थिंकर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स थे अपने समय के, और उस समय में समाज का रूप क्या था, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी, समाज में विधि किस तरीके से, मतलब कानून किस तरीके से काम करता था, उस समाज की आवश्यकताएं क्या थी, उन आवश्यकताओं के हिसाब से कानून किस तरीके से अपने आप को चेंज करता चला गया। राइट, ये एक पूरी यात्रा है, एक पूरी जर्नी है। बड़े मजे से पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आता है सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल। तो मेरे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंदी में बताता हुआ चलूंगा, इनका वो करता हुआ चलूंगा कि इनका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो शायद हेल्प हो जाएगी। तो द एनालिटिकल स्कूल अरोज इन 18-19 सेंचुरी, 18 से 19वीं शताब्दी के आसपास इसका उद्भव मतलब ये आता है। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक। ठीक है, विश्लेषणात्मक विचारधारा, या आप इसको सकारात्मक विचारधारा भी कह सकते हैं। सकारात्मक थोड़ा इजी हो जाता है कहने में, क्योंकि ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट भी है। राइट, ये सकारात्मक विचारधारा का स्कूल है। तो वाज सोवरेन पावर arose in the 18-19th century when sovereign power and the codification was emphasized। यानी कि 18वीं-19वीं शताब्दी के दौरान जब सॉवरन पावर्स पर और कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ पर एम्फेसिस दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, इट ट्रीट लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन।
ये लॉ को ना पता है किस तरीके से देखता है, ये इस तरीके से देखता है जो कानून है ना वो सोवरन, सोवरन यानी कि सोवरन स्टेट, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि स्टेट ही सोवरन पावर है, कि जो कानून है वो आदेश है किसका, सोवरन का, सोवरन की कमांड है। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी कि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है, आप इसको नहीं मानते, तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपको दंडित किया जा सकता है कानून ना मानने पर। तभी तो ये काम का है, नहीं तो कौन मानेगा इसको अगर इसके पीछे सैंक्शंस नहीं होंगे। तो एनालिटिकल स्कूल ने अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा इंटेलेक्चुअल इसमें झोंक दिया है बताने में कि ये कमांड ऑफ सेवरन है, इसको पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं, एंड दैट इज बैक्ड बाय द सेक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंट्रोडक्शन की क्लास, क्योंकि अब बहुत ध्यान से सुनना, जिस जिस थिंकर का नाम मैं लेने जा रहा हूं पर्टिकुलर स्कूल में, उस थिंकर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आपको एनालिटिकल स्कूल में कौन कौन से थिंकर देखने को मिलेंगे, देखो जी, जॉन ऑस्टिन, सबसे पहले ऑस्टिन अंकल, उसके बाद आ जाएंगे आपके बेंथम, बेंथम के बाद आएंगे आपके HLA हार्ट, ये आपको एनालिटिकल स्कूल के थिंकर्स हैं, जूरिस्ट हैं। उसके बाद इसमें केल्सन है, सामंड है, होलैंड है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो लगभग लगभग ये 6 थिंकर्स हैं एनालिटिकल स्कूल में, हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल स्कूल, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा, न्याय शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा। द हिस्टोरिकल स्कूल डेवलप इन रिएक्शन टू द एब्स्ट्रैक्ट नेचुरल लॉ थ्योरीज। तो आप यहाँ नीचे देख भी रहे होंगे, नेचुरल लॉ स्कूल, इसको कहते हैं प्राकृतिक विधि विचारधारा। ये इसके रिएक्शन में, नेचुरल लॉ थ्योरीज के रिएक्शन में हिस्टोरिकल स्कूल को कहते हैं कि ये आया था। ये स्ट्रेस करता है दैट लॉ गवर्न ऑर्गेनिकली फ्रॉम द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सोर्स ऑफ लॉ की क्लास में हमने पढ़ा कि कस्टम इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। तो ये कहते हैं कि जो लॉ ग्रो करता है ना, दैट इज ग्रो, ही लॉ ग्रोज फ्रॉम ऑर्गेनिकली फ्रॉम कस्टम, कस्टम से आता है, ट्रेडिशन से आता है, ऑफ द पीपल, राइट। जो लोग हैं उनके क्या ट्रेडिशंस हैं, उनके क्या कस्टम्स हैं, उसी के हिसाब से लॉ जो है वो ग्रो करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा वोल्केजिस्ट, यानी कि ये थ्योरी दी थी, थ्योरी वोल्केजिस्ट थ्योरी किसने दी थी, सेवेनी ने दी थी। इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल। तो ये पूरा का पूरा स्कूल इसी के आसपास घूमेगा। और हिस्टोरिकल स्कूल में हम किस किस को पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू को। मोंटेस्क्यू तो जानते हैं हमने, जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। इन्होंने एक और डॉक्ट्राइन दी है, डॉक्ट्राइन ऑफ हैप्पीनेस। तो मोंटेस्क्यू को हम पढ़ने वाले हैं इसमें हिस्टोरिकल स्कूल में। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेवेनी को, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, वोल्केजिस्ट वाली थ्योरी दी थी, सेवेनी को पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे सर हेनरी मेन को पढ़ेंगे। सर हेनरी मेन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे जॉर्ज पुख्ता को, राइट। तो ये सारे थिंकर्स हैं। लगभग कितने थिंकर्स हो गए, 5 थिंकर्स हो गए जिनको हम हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिसको हम कहते हैं समाज शास्त्रीय विचारधारा, न्याय शास्त्र की समाज शास्त्रीय विचारधारा। इमर्ज इन द इंडस्ट्रियल एज, जब इंडस्ट्रियल एज आई ना तब ये इमर्ज हुआ। ये फोकस किस चीज पर करता है, लॉ को एज अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग मानता है। ये कहता है कि लॉ जो है वो टूल है सोशल इंजीनियरिंग का, और बैलेंस करता है किसको, कंपीटिंग इंटरेस्ट को। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि लॉ इज अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग। और सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम एक बार फिर से मोंटेस्क्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। मोंटेस्क्यू का जिक्र आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल में। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अगस्ट कॉम्टे को पढ़ेंगे, हार्बर्ट स्पेंसर को पढ़ेंगे, आयरिंग को पढ़ेंगे, एलरिच को पढ़ेंगे, ड्यूगिट और रोस्को पाउंड, डीन रोस्को पाउंड को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं हम फिलोसॉफिकल स्कूल। तो पहले मैं यहाँ आपको बता दूं, फिलोसॉफिकल स्कूल जो है इसको कहते हैं हम दार्शनिक विचारधारा, और इसको हम मॉरल स्कूल भी कह सकते हैं। और अक्सर फिलोसॉफिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल को क्लब करके पढ़ाया जाता है, राइट। तो मैंने भी अपने नोट्स में इनको क्लब किया है। नेचुरल लॉ स्कूल हो गया आपका प्राकृतिक विधि विचारधारा, और इसको अपन 4 फेज में पढ़ेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल जो है वो कनेक्ट करता है लॉ को विद मोरलिटी, मैंने कहा ना मॉरल स्कूल भी कहा जाता है, नैतिकता के साथ, जस्टिस के साथ, न्याय के साथ, एथिकल आइडियल्स के साथ, जो एथिक्स हैं, एंड आस्किंग व्हाट लॉ ऑट टू बी, और ये पूछता है कि लॉ को कैसा होना चाहिए, ठीक है। और नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है, ये ओल्डेस्ट है, ट्रैकिंग बैक टू एरिस्टोटल यानी अरस्तु के समय तक, और सेंट एक्विनस, इंसिस्टिंग दैट द लॉ मस्ट कन्फर्म टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड मॉरलिटी। नेचुरल लॉ स्कूल ये कहता है कि लॉ जो है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, किसके, न्याय के, नैतिकता के, इन्हीं के आसपास नेचुरल लॉ स्कूल है। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉ प्लस फिलोसॉफिकल स्कूल को हम 4 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है एनिशिएंट फेज, राइट। एनिशिएंट फेज में कौन से थिंकर हुए आपके, सोक्रेट्स हुए जिनको हम सुकरात कहते हैं, प्लेटो हुए, एरिस्टोटल, अरस्तु, उसके बाद स्टोकिस इसमें होते हैं, और एक सिसेरो होते हैं। हम इसको पढ़ेंगे एनिशिएंट में, इन सारे थिंकर्स को। उसके बाद आता है इसका सेकंड फेज, मिडिवल पीरियड।
मेडिवल पीरियड में कौन से थिंकर्स हुए? सेंट ऑगस्टीन हुए और सेंट थॉमस एक्विनिस। ये हम मेडिवल पीरियड में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है रिनेंसे पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण का जो फेज है, उसमें हम ग्रोशियस को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे, लोके को पढ़ेंगे, जॉन लोके, और रोसो को पढ़ेंगे, राइट। और बाद में आता है आपका मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड में हम किनको पढ़ने वाले हैं? कांत हो गए, हीगल हो गए, स्टेमलर हो गए, कोहलर हो गए। ये सब के सब आपको इन नोट्स में मिलेंगे, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, सबके साथ एक टेबुलर फॉर्म में टेबल है जिसमें बताया गया है। नेट में पूछते हैं ना क्वेश्चन कि ये कहाँ से था ये थिंकर, इसकी डेट ऑफ बर्थ तक पूछ लेते हैं यार, ये भी पूछते हैं कि कहाँ पर वो एक्सपायर हुआ, तो सब का सब इंक्लूड कर रखा है। अब चलते हैं रियलिस्ट स्कूल पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। रियलिस्ट का मतलब होता है यथार्थवादी। तो ये न्याय शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा है। इज मॉडर्न एंड द pragmatic, arguing that law is not what is written in books। इनका आर्ग्यूमेंट, इनका तर्क क्या है? लॉ वह नहीं है, विधि वह नहीं है जो किताबों में लिखी हुई है, बट व्हाट जजेस एक्चुअली डू इन प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप सोर्स ऑफ लॉ की क्लास देखेंगे, इससे जस्ट पहली क्लास है, उसमें हमने सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम पढ़ा, लेजिस्लेशन पढ़ा, एक प्रेसिडेंट भी पढ़ा। प्रेसिडेंट का मतलब मिसाल, और ये जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, न्यायिक मिसाल। तो रियलिस्ट स्कूल ये कहता है कानून वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, कानून वो है जो जज एक्चुअली करते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं रियलिस्ट स्कूल किसके आसपास घूमने वाला है? जजेस के आसपास। अब रियलिस्ट स्कूल में भी दो वो हैं फेजेस, फेजेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन दो विचारधाराएं आगे चलती हैं रियलिस्ट स्कूल में, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन रियलिज्म और दूसरा कहते हैं स्कैंडिनेवियन रियलिज्म। अब अमेरिकन रियलिज्म में कौन कौन से थिंकर हैं ये अपन देख लेते हैं। अमेरिकन रियलिज्म में है जॉन चिपमैन ग्रे, उसके बाद ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर और जेरोमी फ्रैंक। तो अमेरिकन रियलिज्म में हम टोटल पढ़ेंगे 3 थिंकर्स। और उसके बाद आता है स्कैंडिनेवियन रियलिज्म, उसमें हम कितने पढ़ने वाले हैं? उसमें लगभग 4 थिंकर हैं। एक तो आपके हैं एक्सल हेजरस्ट्रॉम, दूसरा कार्ल ओलिव क्रोना, और तीसरा हो गया आपके एल्फ रोज, और हो गया फिर एवी लेंसेट, राइट। इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकन रियलिज्म में, तब जाकर हमारे स्कूल जो है वाइंड अप हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो टुगेदर दीज स्कूल्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। ये सारे स्कूल्स अपने अपने समय पर बताते हैं कि कानून ने किस तरीके से अपने आप को डेवलप हुआ, किन कारणों से कानून बना, किन कारणों से उसको एग्जीक्यूट किया, उस समय की मांग क्या थी, उस समय की विशेषता क्या थी, और किस तरह के क्लाइमेट में और किस तरह के एनवायरनमेंट में लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ। तो जैसे कि कुछ स्कूल एम्फेसिस करते हैं ऑथोरिटी पर, ठीक है, जैसे ऑस्टिन का एनालिटिकल कहता है कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। कुछ एम्फसाइज करते हैं सोसाइटी पर और हिस्ट्री पर, समाज पर और इतिहास पर, हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल। कुछ करते हैं मोरालिटी, नैतिकता पर और आइडियल्स पर, जिसमें फिलोसफिकल प्लस नेचुरल एक साथ आ जाएंगे। और कुछ करते हैं जुडिशियल प्रैक्टिस पर, रियलिस्ट, जिसमें आपको प्रेसिडेंट वगैरह की बात होती है। Thus, the school of jurisprudence are not mutually exclusive but complementary। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमें मदद करते हैं, ये सारे के सारे स्कूल, जानने के लिए कि किस समय पर लॉ का रूप कैसा रहा, लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड लॉ एज अ कमांड। हमें मदद करते हैं लॉ को समझने में एक कमांड के तौर पर, मतलब आदेश के तौर पर, ट्रेडिशन एक परंपरा के तौर पर, एक सामाजिक हथियार के तौर पर जो समाज में बैलेंस करता है, सोशल इंजीनियरिंग करता है, मॉरल और आइडियल के तौर पर, नैतिकता के आधार पर, और जुडिशियल रियलिटी यानी कि न्यायिक वास्तविकता के आधार पर। राइट गाइस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना देखने के बाद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो अपन लोग अवश्य करेंगे। अब एक कंपैरेटिव ब्लूप्रिंट टेबल देख लो आप इनकी। तो ये मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि याद रहे क्विक तरीके से। एनालिटिकल हो गया आपका, फोकस किस चीज पे? लॉ एज इट इज, जैसा का जैसा लॉ है। कोर आइडिया इन्होंने क्या दे दिया एनालिटिक स्कूल वालों ने? कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सेक्शन, थ्री सैंक्शंस। की जूरिस्ट कौन हुए? ऑस्टिन, बेंथम, हार्ट और केल्सन। कीवर्ड क्या हो गया? कमांड हो गया। याद रखने के लिए एनालिटिकल स्कूल का कीवर्ड कमांड, ऐसी कर लेना इसको, ठीक है, गर्मी भी बहुत हो रही है। और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आप भारतीय न्याय संहिता देख सकते हैं, राइट। उसके बाद एग्जाम होके लॉ इज इक्वल टू कमांड, एग्जाम में याद रखने के लिए। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल, इसका सारा ध्यान है ग्रोथ ऑफ लॉ के ऊपर। वोल्केजिस्ट, मैंने कहा था ना, सेवेनी ने डेवलप किया था इस आइडिया को, वोल्केजिस्ट, स्पिरिट ऑफ द पीपल। और ग्रोथ इनका कोर आइडिया है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हिंदू मैरिज कस्टम, जो बाद में कोडिफाइड लॉ बन गए, लॉ ने ग्रो किया। लॉ ग्रोज विद द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी ग्रो करती है कानून भी वैसे ही ग्रो करता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल पर आओ, कहाँ है सारा का सारा? सोसाइटी के आसपास।
क्या मानता है? लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग। इसमें आपको डीन रोस्को पाउंड मिलेंगे, ड्यूगिट मिलेंगे, एलरिच मिलेंगे। पूरा फोकस किस पर? सोसाइटी पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दे सकते हैं, लॉ बैलेंसेस द इंटरेस्ट, राइट, था ना, कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद आता है आपका फिलोसफिकल, दार्शनिक विचारधारा। आइडियल लॉ की बात करता है, लॉ को मोरालिटी के साथ जोड़ता है कि विधि भी हो और नैतिकता भी हो। कौन कौन ज्यूरिस्ट हुए? कांट, हीगल और ग्रोशियस। आइडियलिज्म की तरफ ले जाता है, ह्यूमन राइट लॉ हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एप्लीकेबल यूनिवर्सली थ्रू आउट द ग्लोब। मैं बता रहा हूं किताबों में क्या लिखा है, एप्लीकेबल यूनिवर्सली थ्रू आउट द ग्लोब, लेकिन प्रैक्टिस में क्या हो रहा है वो आप और मैं सब जानते हैं। लो परस्यूज जस्टिस, क्योंकि अभी हम विचारधारा के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे ये मत कर लेना, मैंने कहा ना ये जर्नी है, इससे ये मत सोच लेना कि लो ऐसा क्यों नहीं है किताबों में, ग्राउंड पे ऐसा क्यों नहीं होता। ये एक लॉ की यात्रा है, कानून की यात्रा है, किस तरीके से लॉ ने अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, क्योंकि हम तो गुफाओं में रहने वाले लोग थे, शिकार करके खाते थे, कोई टेंशन नहीं थी, मौज नहीं थी, फिर कानून आ गया और सब बदल गया। अब आता है प्राकृतिक विधि विचारधारा, नेचुरल लॉ। यूनिवर्सल जस्टिस की बात करता है, लॉ इज इक्वल टू मॉरलिटी, हायर लॉ। एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, एक्विनियस को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे, लोके को और रोसे को, और जस्टिस पे इनका फोकस है। आर्टिकल 21 पूरा का पूरा नेचुरल लॉ को डेडिकेटेड है, लॉ इज इक्वल टू मॉरलिटी, राइट गाइस। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं रियलिस्ट, जो कोर्ट, जो जजेस को समर्पित है, कि वो नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ है कानून। ये कहते हैं लॉ इज व्हाट एक्चुअली जजेस प्रैक्टिस, कोर्ट प्रैक्टिस, लॉ इज इक्वल टू व्हाट जजेस डू। होम्स हैं, लेल्विन है, जेरोमी फ्रैंक है। उसके बाद रियलिटी की बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मदर ऑफ पीआईएल किसको कहा जाता है? कपिला हिंगोरानी को, राइट। लॉ इन एक्शन, इनका वो है, आपका वो है कीवर्ड एग्जाम में याद रखने के। निमोनिक्स देख लीजिए, ऑल हैप्पी स्टूडेंट प्रेफर नेचुरल रियलिटी, ऑल से एनालिटिकल, एच से हिस्टोरिकल, एस से सोशियोलॉजिकल, पी से फिलोसॉफिकल, एन से नेचुरल और आर से रियलिस्ट स्कूल। ठीक है गाइज, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, घास नहीं काटेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गाइज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।